नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 16 दिसंबर 2025 की तारीख है और 16 दिसंबर को हमारे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। तो विजय दिवस से संबंधित जो भी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है, उससे संभावित जो प्रश्न बन सकता है, उसके इर्द-गिर्द के नॉलेज को हम लोग बटोरा जाएगा साथियों। उसके बाद कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम अपने करंट अफेयर की क्लास पर आएँगे। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं विजय दिवस। विजय दिवस साथियों हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 ईस्वी में आज ही के दिन पाकिस्तान की सेना साथियों पाकिस्तान की सेना को हमारे देश की इंडियन आर्मी ने हराया था। और क्या हुआ था, क्या घटना था, उसको देखिएगा पहले साथियों। पहले हम अपने प्यारे भारत का मैप बना लेते हैं साथियों। अपने प्यारे भारत का मैप, ये साथियों यहाँ पर एक देश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश एक देश है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश पूर्व में इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था ये। और यहाँ पर साथियों ये है पाकिस्तान, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। यही वो तारीख है साथियों, 16 दिसंबर 1971 की तारीख, जिस दिन इस पाकिस्तान से अलग होकर के एक नया देश बनता है, बांग्लादेश। ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रताड़ित था। यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा शोषण करते थे। इसी कारण से यहाँ पर आरंभ से ही विद्रोह हो रहा था साथियों। जब से इसका गठन हुआ 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना, तब से ही यहाँ के लोगों में कल्चरल विभिन्नता यानी सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण आपसी मतभेद रहता था, जिसके कारण धीरे 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 उनके अंदर असंतोष व्याप्त हुआ और रिवोल्ट हुआ था। इस रिवोल्ट में साथियों, इस रिवोल्ट में हमारा भारत क्यों शामिल हुआ, तो उसके पीछे रीजन है साथियों, कारण है उसके पीछे। बांग्लादेश से शरणार्थी हमारे भारत में शरण ले रहे थे। बांग्लादेश जो उस समय नाम था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, बंगाली लोग, ये हमारे भारत में शरण ले रहे थे। और हमारे देश में उस समय साथियों प्राइम मिनिस्टर थी, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। आयरन लेडी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इन्होंने हिदायत दिया पाकिस्तान को कि आप इस पर अटैक मत करो, इसको परेशान मत करो। यहाँ से हमारे पास लोग भाग करके आते हैं और हमें दिक्कत होती है, हमारे लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन पाकिस्तान नहीं सुना, ये अहंकार में एकदम चूर था। तब जाके अंतिम में हमारे देश की प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि बांग्लादेश के साथ मिल करके पाकिस्तान से युद्ध होगा। तो वही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना को हमारे देश की सेना ने मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की सेना के साथ मिल करके हराया था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से साथियों एक करगिल विजय दिवस होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये विजय दिवस है और एक करगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस साथियों कारगिल फतह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कारगिल का फतह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 जुलाई 1999 में। बात करें ये किससे हुआ था, कि ये भी युद्ध पाकिस्तान से हुआ था। पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान से टोटल 4 युद्ध हमारे हुए हैं। पहला युद्ध हुआ था 1947 में बंटवारा के समय। दूसरा युद्ध हुआ 1965 में, और उसी समय पैरामिलिट्री फोर्स एक गठित हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ का गठन 1965 में होता है। तीसरा युद्ध ये 1971 में, जब हरा करके विजय दिवस मनाया जाता है। और चौथा युद्ध हुआ है 1999 कारगिल का युद्ध। ये 4 युद्ध हुए हैं साथियों, याद रहे। इसके अलावा छोटा मोटा जो है झड़प होता रहता है, लेकिन ये 4 संघर्ष हुए थे साथियों। पाकिस्तान चारों युद्धों में मुंह की खाया। ये था साथियों विजय दिवस पर चर्चा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। देखिएगा, हाल ही में किसे मेटा इंडिया द्वारा सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? उत्तर अमन जैन जी को, अमन जैन जी को। दूसरा प्रश्न पूछा गया, दूसरा प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र में निजी भागीदारी की मंजूरी दी गई? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2025 तक कितना हो गया? ए उत्तर 687.26 अरब डॉलर। अगला प्रश्न था, हाल ही में डाक विभाग ने किसके साथ मिलकर डाकघर से भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बनाई? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया? उत्तर डी अजय कुमार शुक्ला जी को। अगला प्रश्न, एडीबी ने भारत की ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत बताया है? एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने हमारे देश की जीडीपी वृद्धि दर, विकास दर 7.2% बताया है। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह भारत में किस क्रम का जनगणना है? उत्तर होगा 16वें क्रम का जनगणना होगा।
अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, कोयला आवंटन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल के किस नीति को मंजूरी मिली? तो उत्तर होगा काल सेतु। काल सेतु का संबंध साथियों कोयला आवंटन। ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न आपके सामने है, ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? इंडेक्स का क्वेश्चन है साथियों, ग्लोबल एआई इंडेक्स, हिंदी में वैश्विक वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक वैश्विक का रिपोर्ट आया, इसमें हमारा भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है तो पहला दूसरा कौन है? तो पहला है अमेरिका, पहला है अमेरिका और दूसरे पर है चीन और तीसरे पर है हमारा प्यारा भारत। किसमें? तो ग्लोबल एआई इंडेक्स, वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक में। किसने जारी किया, क्या डिटेल है देखिएगा। जारी करता है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने जारी किया। यह 2024 का है, ध्यान रखे रहिएगा। 2024 ग्लोबल एआई इंडेक्स है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिसंबर 2025 में जारी हुआ है, जिसमें पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर हमारे भारत का स्थान है। महत्वपूर्ण यह है कि पिछले वर्ष हम साथियों 7वें स्थान पर थे, यानी कि पिछले वर्ष 2024 में 2023 का रिपोर्ट आया था, तो उस रिपोर्ट के अनुसार हमारा स्थान 7वां था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ एआई के फील्ड में और हम तीसरे स्थान पर पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव रिपोर्ट है तो हमारे परीक्षाओं में जरूर आएगा ये। देखिएगा अगला प्रश्न, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है। एक कोई संगठन है, नाम है उसका प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ जी। संगीता बरुआ जी अभी हाल ही में इस संगठन का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में 21-0 के मत से इन्होंने विजय प्राप्त की। का तस्वीर देख लीजिएगा, संगीता बरुआ जी हैं। डिटेल देखिएगा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पहली महिला अध्यक्ष का चुनाव 21-0 के अंतर से इन्होंने जीत लिया। क्या नाम है? संगीता बरुआ जी, और इन्होंने इतिहास बना दिया पहली बार जीत करके। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बारे में स्ट्रेटेजी के, तो इसमें साथियों ये अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ ये कई पोस्ट के चुनाव हुए हैं, उसको भी ध्यान रख रहेगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के अध्यक्ष बनी संगीता बरुआ और उपाध्यक्ष जतिन गांधी, महासचिव अफजल इमाम, संयुक्त सचिव पी आर सुनील, कोषाध्यक्ष अदिति राजपूत। अच्छा, पीसीआई का गठन कब हुआ? तो 1958 ईस्वी में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। काम क्या है पीसीआई का? पीसीआई का काम है पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों की प्रमुख संस्थान के रूप में कार्य करना, उनका सहयोग, उनका सहकार करना। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहे पेरुम बिदुगु मुथारय्यार का संबंध किस राजवंश से था? उत्तर होगा डी, मुथरय्यार वंश। मुथरय्यार वंश के एक सम्राट थे, राजा थे साथियों, नाम है पेरुम बिदुगु मुथारय्यार। पेरुम बिदुगु मुथारय्यार दक्षिण भारत के मुथरय्यार वंश के सम्राट थे, राजा थे। क्यों चर्चा में है? तो चर्चा में इस नाते हैं कि इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। किसने जारी किया? तो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने 14 दिसंबर 2025 को तमिलनाडु के 7वीं शताब्दी के सम्राट पेरुम बिदुगु मुथरय्यार के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया, जिनका संबंध किस राजवंश से? मुथरय्यार वंश से था। इनका दूसरा नाम है साथियों सुवरन मारन, याद रखिएगा, सुमरन सुवरन मारन इनका उपनाम या अन्य नाम। साथियों अपने क्षेत्र में 4 दशक यानी 40 साल तक तिरुचिरापल्ली में शासन इन्होंने किया था। इनका क्षेत्र तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली, और 40 वर्ष यानी 4 दशक तक शासन किया था इन्होंने। सुब्रन मारन, इन्हीं के सम्मान में एक डाक टिकट अभी हाल ही में जारी किया गया उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? उत्तर होगा 2006। मनरेगा योजना, ये तो स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है। तो साथियों महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी हाल ही में इसके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, मनरेगा योजना का नाम बदला जा रहा है। तो हमसे परीक्षा में इससे संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है, हम सब कवर कर लेंगे। देखिएगा, मनरेगा योजना शुरू हुआ था साथियों 2005 के अधिनियम से। मनरेगा अधिनियम, इसका पूर्व में नाम था साथियों नरेगा। इसका पूर्व में नाम था नरेगा। नरेगा फुल फॉर्म इसका देखेंगे अगर हम,
तो नेशनल रूरल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट 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 गारंटी एक्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म है। और ये साथियों ये एक्ट है, याद रखिएगा, खाली योजना नहीं है, ये अधिनियम है। मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार की गारंटी देने वाला अधिनियम है, कानून है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने गांव में ही 100 दिन का रोजगार देने के लिए चला है। इसका एक्ट कब बना? नरेगा एक्ट बना 2005 में। और लागू कब से हुआ? लागू होता है साथियों 2006 में, 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को हमारे देश में यह लागू होता है। और कुछ हमारे भारत के जिलों में, हमारे देश के जिलों में लागू होता है साथियों। बाकी 2008 में संपूर्ण भारत के जिलों में लागू होता है। संपूर्ण भारतीय जिलों में कब लागू होता है? संपूर्ण जिला में लागू होता है 2008 में। और फिर गांधी जयंती 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2009 को इस नरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी के जयंती पर मनरेगा कर दिया जाता है साथियों। मनरेगा, बस क्या जुड़ता है इसमें? महात्मा गांधी का नाम जुड़ जाता है, यानी अब नाम हो जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा से मनरेगा बन जाता है। 3 साल बाद 2006 में शुरू होता है, 2009 में मनरेगा नाम हो जाता है। इसमें साथियों अलग अलग राज्यों में जो इसका मानदेय है वो अलग अलग है। दक्षिण भारत के राज्य कुछ ज्यादा देते हैं। यूपी और बिहार में वर्तमान में 234 से 40 रुपया 234 से 40 रुपया यूपी और बिहार में एक दिन का मानदेय है साथियों। और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है इसमें मानदेय का, तो याद रखिएगा 90 संबंधित 10, यानी 10% हिस्सा राज्य सरकार देती है और 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती है। ये भी याद रखेंगे। नाम भी है इसका साथियों नेशनल, यानी राष्ट्रीय योजना है, यानी केंद्रीय योजना है, इसलिए केंद्र का इसमें ज्यादा पैसा लगता है। तो क्यों चर्चा में है, क्यों पढ़े हम लोग इसको करंट में? देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है। इसका फैसला लिया है तो हो भी जाएगा साथियों। यानी पहले नाम था मनरेगा का नरेगा, नरेगा से हुआ मनरेगा, मनरेगा से नाम हो जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। और इसमें काम की जो सीमा थी 100 दिनों की, उसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिया जाएगा। मतलब कि हमारे देश में मनरेगा के तहत ग्रामीण जो लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। जम्मू कश्मीर में इससे ज्यादा, 100 दिन से ज्यादा जम्मू कश्मीर में रोजगार दिवस है, 100 प्लस दिन मिलता है। बाकी राज्यों में 100 दिन मिलता था, इसी को बढ़ा करके 125 दिन भी कर दिया जाएगा। यही था साथियों, इसी कारण से चर्चा में था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किसने किया? गुजरात में है साथियों, गुजरात में बनास ये डेयरी प्लांट है, बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसको हमारे देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यहीं पर बनास में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन बनास गुजरात में अमित शाह जी ने किया है। डिटेल देखिएगा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वाव थराड़ जिले में, कहां पर? गुजरात के वाव थराड़ जिले में बनास डेयरी जो दूध का प्लांट है वहां पर नया बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है, फर्टिलाइजर एक फैक्ट्री स्थापित किया है। साथ ही साथ 150 टन क्षमता वाला मिल्क पाउडर 150 टन क्षमता वाला मिल्क पाउडर प्लांट की भी आधारशिला रखी। किसने? हमारे देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। अगला प्रश्न देखिएगा, CREA रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित नगर बना देश का सबसे प्रदूषित नगर बना है साथियों गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला, शहर और दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र गाजियाबाद पूरे भारत का, पूरे देश का सबसे प्रदूषित नगर है वर्तमान समय में, नवंबर दिसंबर 2025 के अनुसार। किसने रिपोर्ट जारी किया? CREA ने रिपोर्ट जारी किया। देखिएगा डिटेल, शीतकालीन स्मॉग के कारण उत्तरी भारत सबसे अधिक प्रभावित हुआ। उत्तर भारत जाड़े के समय में स्मॉग से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, स्मॉग से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इसके लिए अभी हाल ही में दिल्ली एनसीआर का शहर गाजियाबाद को नवंबर 2025 में देश का सबसे प्रदूषित शहर भी घोषित किया गया। दिल्ली एनसीआर का गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। किसने दिया रिपोर्ट? तो ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र यानी CREA ने रिपोर्ट दिया। अब थोड़ा सा और भी शहरों को देख लेते हैं, टॉप 10 शहरों को देख लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं?
ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी परीक्षा में यूपी स्पेशल होने के नाते। देखिएगा, पहले स्थान पर देश में सबसे 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 ज्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद, दूसरा नोएडा, तीसरा बहादुरगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा सबसे प्रदूषित हापुड़, छठा ग्रेटर नोएडा, सातवां बागपत, आठवां सोनीपत हरियाणा, नौवां मेरठ और 10वां रोहतक। इस प्रकार अगर हम देखें यूपी से तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में शहर हैं जो सबसे अधिक प्रदूषित हैं जाड़े के समय में। यहाँ पर साथियों दो बात, पहला बात स्मॉग क्या होता है, स्मॉग इज इक्वल टू होता है, ध्यान रखिएगा, स्मोक प्लस फॉग होता है, स्मोक प्लस फॉग मिला करके बना हुआ है शब्द स्मॉग। स्मोक मतलब होता है धुआं, धुआं स्मोकिंग करना, धुआं उड़ाना, वो होता है स्मोक। और फॉग मतलब होता है कोहरा, फॉग मतलब होता है कोहरा। ये दोनों शब्द से मिला करके बना हुआ है स्मोक, जिसको हिंदी में कहते हैं धूम्र कोहरा। तो धूम्र कोहरा क्या है आप समझा देंगे कि जब धुआं में कोहरा मिल जाए तो उसको धूम्र कोहरा कहेंगे, उसको स्मोक कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात थी, दूसरी बात ये जो CREA संगठन है इसके बारे में याद रखिएगा। इसका इसका गठन हुआ था हेलेंस्की में, हेलेंस्की, हेलेंस्की जो फिनलैंड की राजधानी है, फिनलैंड के, फिनलैंड यूरोप का देश है, फिनलैंड के हेलेंस्की में इसका गठन हुआ था साथियों। और इसका गठन किस वर्ष में हुआ था तो 2019 में हुआ था। 2019 में CREA संगठन का इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई थी, कहां से, हेलेंस्की, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की से। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता, किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता और लगातार चौथे वर्ष, उत्तर हमारा होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता और श्रेणी 2 में, श्रेणी 2 में, ये 3 प्रकार का है साथियों, पूरा याद रखिएगा। एक श्रेणी वन कैटेगरी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया कर्नाटक ने, कर्नाटक को श्रेणी 1 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रेणी 2 में आंध्र प्रदेश को प्रदान किया गया और श्रेणी 3 में टॉप जो रहा वो केरल रहा। ये तीनों को आप ध्यान रखिएगा। श्रेणी 2 में लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार आंध्र प्रदेश, श्रेणी 1 में कर्नाटक 2025 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और श्रेणी 3 में केरल को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। अब ये देखते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के बारे में साथियों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के बारे में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का डिटेल हम यहीं पर लिखते हैं साथियों। ये पुरस्कार की शुरुआत होती है 1991 ईस्वी में। 1991 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत होती है। ये वही वर्ष है साथियों जब जब हमारे देश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार 1991 में ही शुरू हुआ था, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान इसका नाम हो गया है। ये भारत का सबसे बड़ा खेल जगत का पुरस्कार है। ये वही वर्ष है साथियों जब हमारे देश में LPG योजना आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे आर्थिक क्रांति कहते हैं। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के समय में हमारे देश में आर्थिक क्रांति कब होती है तो वही 1991 में। उसी 1991 में साथियों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत होती है। तब से ये हर वर्ष दिया जाता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं श्रेणी 1 कैटेगरी में कर्नाटक, श्रेणी 2 कैटेगरी में आंध्र प्रदेश और श्रेणी 3 कैटेगरी में केरल, यानी तीनों दक्षिण भारत को गया है। और इसके लिए साथियों ऊर्जा से संबंधित हमारे देश में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित होता है। परीक्षा में पूछा जाए ऊर्जा संरक्षण एक्ट यानी अधिनियम हमारे देश में कब पारित हुआ, कब बना, तो आप क्या उत्तर करेंगे 2001। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित होता है और एक बी नाम का संगठन बनता है, संस्थान बनता है 2002 में। 2002 में बी संगठन बड़ा महत्वपूर्ण है ये, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हिंदी नाम है इसका, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इसका गठन देश में कब हुआ 2002 में। ये किसके अंतर्गत कार्य करता है तो हमारे देश में ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत। तो हमारे देश के विद्युत मंत्री कौन है वर्तमान में
हमारे देश के विद्युत मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी हमारे देश के ऊर्जा या विद्युत मंत्री हैं साथियों। ये सारा बात याद रखे रहिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त राज्य घोषित किया? उत्तर होगा अभी हाल ही में दिसंबर 2025 के महीने में मध्य प्रदेश ने अपने आप को स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। लक्ष्य भी रखा था इसमें कि नक्सलवाद को हम अपने राज्य से मुक्त करेंगे। मुक्त करने की घोषणा भी कर दी मध्य प्रदेश सरकार ने। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, जिनका नाम है मोहन यादव। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। साथियों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस नाते 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये था साथियों आज का 8 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। सप्ताह की शुरुआत हुई साथियों, मंगलवार आज है। अपने वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, 3 बार हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।